दोस्तों, अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से हैं और फॉरेन एजुकेशन का प्लान बना रहे हैं, तो अक्सर आपका ध्यान यूके, कनाडा, आयरलैंड, यूएसए, जर्मनी जैसी कंट्रीज की तरफ जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीने की बात करूं तो वहां पर वीजा रिजेक्शन रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसे में एक ऐसी कंट्री है जो बिना किसी शोर शराबे के धीरे से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पर बुला रही है, और ये कंट्री है न्यूजीलैंड, जिसने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया है। जब पूरी दुनिया ने अपने डोर्स को बंद कर दिया है, तब न्यूजीलैंड ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक रास्ता खोल दिया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आकर के पढ़ सकते हैं, 20 से 25 घंटे की पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जिसके साथ वो अपना खर्चा, वीकली खर्चा यहाँ पर उठा सकते हैं। लेकिन क्या न्यूजीलैंड आपके लिए सच में सही है या नहीं? यहाँ पर पढ़ाई का खर्चा क्या है? क्या यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको जॉब मिलेगी? आपको पीआर कैसे मिलेगा? अगर आप न्यूजीलैंड आने का सोच रहे हो, तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर कैसे पढ़ने आ सकते हो, आपकी फीस कितनी लगेगी, आपके एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, आपको पोस्ट वर्क वीजा कैसे मिलेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले आप ये समझ लो कि न्यूजीलैंड का एजुकेशन सिस्टम काम कैसे करता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि न्यूजीलैंड एक छोटा सा कंट्री है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज भी बहुत कम होंगी, तो उन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग अच्छी नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 8 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, और आपको पता है ये सारी की सारी वर्ल्ड के अंदर टॉप 5% में आती हैं। यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको टॉप टियर ग्लोबल एजुकेशन मिलने ही वाली है। तो देखो, ये जो टॉप 8 यूनिवर्सिटीज है यहाँ की, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो, मैसी यूनिवर्सिटी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, लिंकन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो। अच्छी बात यह है कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन ऐसी है जो कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर जॉब दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। लेकिन न्यूजीलैंड में अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको एनजेडक्यूएल लेवल के हिसाब से अपने कोर्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर इंडिया की तरह सिर्फ 2 लेवल नहीं होते, बैचलर्स या मास्टर। यहाँ पर आपको, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए आओगे, तब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा आपका जो कोर्स है वो लेवल 7, 8, 9, 10 में से क्या है। तो जो लेवल 7 होती है वो होती है बैचलर्स डिग्री या फिर डिप्लोमा। लेवल 8 के अंदर आता है आपका बैचलर्स ऑनर्स, लेवल 9 के अंदर आती है आपकी मास्टर्स, और लेवल 10 का मतलब है आप यहाँ पर पीएचडी करने आ रहे हो। हर लेवल के हिसाब से आपकी एजुकेशन असेस करी जाएगी, तो आपकी एजुकेशन के हिसाब से ही आपको पीआर के लिए पॉइंट सिस्टम में से पॉइंट मिलेंगे। तो इसलिए अपने कोर्स को बहुत ही अच्छे ढंग से देख करके सिलेक्ट करना, ये ना हो बाद में आपको जॉब ढूंढने में भी प्रॉब्लम आए और बाद में आपको पीआर लेने में भी प्रॉब्लम आए। इन शॉर्ट, मैं आपको बताता हूं कि जो भी आप कोर्स को सिलेक्ट करोगे वो ही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। क्योंकि न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक अगर आप लेवल 7 ग्रेजुएट डिप्लोमा या उससे नीचे का कोई डिप्लोमा सिलेक्ट करते हो, तो आपका प्रोफेशन इन डिमांड लिस्ट में होगा। आपको पढ़ाई के बाद ओपन वर्क वीजा मिलेगा या नहीं, या फिर उसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकती है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि अगर आप बैचलर्स के बाद आ रहे हो, तो हमेशा लेवल 8 पीजी, डीआईपी या लेवल 9 मास्टर्स के लिए ही ट्राई करो, क्योंकि इसके बाद आपको 3 साल का ओपन वर्क वीजा मिलने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की, जो कि है यहाँ पर पढ़ने की फीस कितनी लगेगी। देखो, जो न्यूजीलैंड की करेंसी है वो है एनजेडी, जिसको कहा जाता है न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि इंडिया के रुपए के हिसाब से काफी ज्यादा है, मगर यूएसडी से काफी कम है। तो चलो देखते हैं कि कोर्स वाइज ब्रेकडाउन इस फीस का क्या है। देखो, अगर आप बैचलर्स डिग्री लेवल 7 या इससे किसी कम के कोर्स में आ रहे हो, तो आपको 25,000 से 35,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक की फीस देनी पड़ सकती है। जैसे कि इंजीनियरिंग और नर्सिंग जैसे जो प्रैक्टिकल कोर्स है, उनकी जो फीस है वो थोड़ी सी इससे ज्यादा हो सकती है, मगर 35,000 के आसपास काम आपका हो जाएगा। अगर आप लेवल 8 की बात करते हो, तो ये फीस आपकी 28,000 से 38,000 तक चली जाती है। और अगर मैं मास्टर डिग्री की बात करता हूं, जिसका कोर्स ड्यूरेशन होता है 1.5 साल से 2 साल, तो इसकी ट्यूशन फीस आपकी 32,000 से 45,000 तक जा सकती है। ये सारा डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है और आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट को 5,000 से 10,000 तक की स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है, जो कि एजेंट आपको बताते भी नहीं है। तो हमेशा अपने कोर्स के साथ ये देखना कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो अप्लाई करते वक्त
यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर के स्कॉलरशिप सेक्शन को जरूर पढ़ना, क्योंकि वो आपके 5,000 से 10,000 तक बचा सकता है। अब मैं बात करता हूँ फंड्स की, जहां पर ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं और उनका जो है एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाता है। देखो, अगर मैं इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की बात करूं तो यहाँ पर जो भी रूल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और रूल्स बहुत ही सीधे हैं, इंग्लिश के अंदर इनकी वेबसाइट पर लिखे हुए हैं और आप जाकर के खुद ही पढ़ सकते हो। तो देखो, जो रिसेंट रूल के मुताबिक आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने पड़ते हैं, जो कि 20,000 तक के आसपास होते हैं। तो चलिए अब इस अमाउंट की मैं आपको कैलकुलेशन सीधी सीधी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपकी होती है एवरेज मास्टर्स डिग्री की, अगर मैं बात करूं तो 35,000 से 40,000 या 45,000 तक की फीस होती है। उसके अलावा आपका जो लिविंग एक्सपेंस आता है 20,000, उसके अंदर देखो आपकी एक रिटर्न फ्लाइट आ जाती है 2,000 से $2,500 के आसपास। फिर उसके बाद आपको दिखाने होता है आपका लिविंग एक्सपेंस यहाँ पर, जो कि पर वीकली होता है $500-600 के आसपास, जिसमें आपका रेंट रहेगा और बाकी कुछ रहेगा। इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन न्यूजीलैंड भी देख सकते हो, उसके अंदर आपको काफी अच्छी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी और आप अपना खर्चा खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद थोड़ा-सा बिजली, पानी, गाड़ी का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, तो लगभग अगर आपकी बात करूँ, अगर आपका जो फीस है $37,000-38,000 के आसपास है, तो आपको अपने बैंक अकाउंट में $57,000-58,000 के आसपास दिखाने पड़ेंगे। अच्छा, अब गलती यहाँ पर ये कर जाते हैं ज्यादातर लोग कि वो अपने बैंक अकाउंट में पैसे तो दिखा देते हैं, बट वो पीछे जो ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में हुई होती है वो बहुत ही रिसेंट हुई होती है। या तो उन्होंने अपने माँ-बाप से पैसे लिए होते हैं या किसी दोस्त से लिए होते हैं, तो वो पूरा के पूरा रिकॉर्ड अच्छे से दिखा नहीं पाते। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे दिखा रहे हो, तो उसके साथ आप उसका रिकॉर्ड भी बताओ। अगर आपके पेरेंट्स ने दिए हैं, तो वो आप उसका रिकॉर्ड दिखाओ। आप उनके आईटीआर की स्टेटमेंट दिखाओ, ताकि जो फंड्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन लगे। कुछ ऐसा ना हो कि आपने टेम्परेरी किसी से लिए हैं और आप यहाँ पर आने के बाद अपने अकाउंट से पैसे उनको वापस कर दोगे। तो सबसे अच्छे प्रूफ दिखाने के लिए आप आईटीआर का यूज़ कर सकते हो, सैलरी स्लिप्स का यूज़ कर सकते हो, या कोई एग्रीकल्चर इनकम आती है, आप उसका प्रूफ दिखा सकते हो। मतलब प्रूफ बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए और बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, जिससे आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि न्यूजीलैंड किन स्टूडेंट्स को आना चाहिए। तो देखो, ये कंट्री मेरे हिसाब से उन स्टूडेंट्स के लिए जन्नत है जो कि एक ऐसी कंट्री में पढ़ना चाहते हैं जहाँ पे शांति हो, ब्यूटीफुल नेचर हो, भीड़-भाड़ कम हो और सबसे ज़रूरी है कि पढ़ाई के बाद करियर और पीआर का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो। ऐसा ना हो कि जहाँ पर आपने 35, 40 या $60,000 लगा दिए हैं और उसके बाद आपको वर्क वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको पीआर मिलने में दिक्कत हो रही है। इतनी मेहनत और पैसा वेस्ट करके आप जो है 1-2 साल के बाद इंडिया वापस चले जाओगे। अगर आपको यहाँ के कॉलेजेस से, कोर्सेज़ से लेकर के कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, क्योंकि मैंने 8 के 8 यूनिवर्सिटीज़ में इतनी रिसर्च करी है कि मुझे कंप्यूटर साइंस से लेकर के नर्सिंग तक की कोर्सेज़ की वैल्यू, उनके कोर्सेज़ की फीस और कौन-सा कोर्स आपके करियर में आपको मदद करने वाला है, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आपके लिए जेन्युइन कोर्स वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, सारी की सारी मैं जो है आपके साथ डिटेल शेयर कर सकता हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना।